प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए इंग्लिश इलेक्टिव का बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश इलेक्टिव का सब्जेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन बताइए। तो आप बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये आंसर तैयार किया है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। देख सकते हैं क्लास 12 है, इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आपका समय है 40 मार्क्स का रहेगा ये आपका। आपको सेक्शन ए में ये क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसी से संबंधित सवाल नीचे पूछे गए उसका आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत की प्रगति क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर है भविष्य की महाशक्ति के रूप में पेश किए जाने के साथ साथ दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन से दो कारक किसी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को निर्धारित करते हैं। तो इसका आंसर होगा पितृसत्ता और जाति दो कारक हैं जो किसी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है परिच्छेद किस बात को उजागर करता प्रतीत होता है। तो परिच्छेद इस मुद्दे को उजागर करता प्रतीत होता है कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र क्यों नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद ने जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17 ने जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त कर दिया। फिर है छठा क्वेश्चन कहता है ST/SC एक्ट में संशोधन क्यों किया गया। तो इसका आंसर है भारत के नागरिक के रूप में एक समान और गरिमापूर्ण जीवन जीने में उनका समर्थन करना। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है भेदभाव का सामना करने वाले लोग अपनी आवाज उठाने से क्यों मना कर देते हैं। तो इसका आंसर है सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक हिंसा या अपनी आय का स्रोत खो देना। आवाज उठाने के लिए इन लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सेक्शन बी का 8वां नंबर क्वेश्चन है कि देश के कई हिस्से में अभी भी लड़कियों को स्कूल जाने से हतोत्साहित किया जाता है। नतीजाजन आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित है। लड़कियों की रक्षा को बढ़ावा देना पर एक रचना लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सहित कई देशों में बालिकाओं के साथ उनकी जीवन के शुरुआती दौर से ही भेदभाव किया जाता है। यह इस भेदभाव के कारण है कि लड़कियों को न तो उनके बचपन में शिक्षा की अनुमति दी जाती है और न ही एक निश्चित उम्र के बाद। भारत में ग्रामीण भागों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखने का कारण यह है कि वे शादी के बाद माता पिता का घर छोड़ देगी। गरीब माता पिता इसे आर्थिक निवेश नहीं मानते। चूँकि लड़के कमाने वाले होते हैं इसलिए उनकी शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा पैराग्राफ कहता है आमतौर पर घर में आर्थिक तंगी, घरेलू जिम्मेदारी और यहाँ तक कि आकांक्षा की कमी के कारण अक्सर लड़कियां खुद पढ़ाई नहीं करना चुनती है। हालांकि लड़कियों के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वे भी देश की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही महिलाएं परिवार में प्राथमिक देखभाल करने वाली होती है। उसी शिक्षा उन्हें अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाएगी। शिक्षित लड़कियां आजीवन कमाने के बोझ को साझा कर सकती है जिससे बाल श्रम समाप्त हो जाएगा। फिर अगला कहता है शिक्षा लड़कियों को परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करेगा। नतीजाजन शिशु मृत्यु दर कम होगी और बच्चे के जन्म में महिलाओं की मृत्यु की संख्या कम होगी। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है आप मनीष या मनीषा हैं जो अपने स्कूल के खेल सचिव हैं। पिछले सप्ताह आपके विद्यालय में योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अपने विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित होने वाले कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट लिखिए। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखे हैं योग कार्यक्रम आयोजित। फिर है छात्रों को योग के अनगिनत लाभों से रूबरू कराने के लिए हमारे स्कूल ने 12 जनवरी 2018 को छात्रों के लिए योग सत्रों का आयोजन किया। छात्रों का योग के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया।
उन्हें समझाया गया है कि कैसे योग न केवल शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक जीवन को भी बनाए रखने में मदद करता है। प्रसिद्ध योग गुरु समदेव ने छात्रों को विभिन्न आसन सिखाए हैं। उन्होंने वार्म अप और स्ट्रेचिंग के साथ सत्र की शुरुआत की। इसके बाद पद्मासन, भुजासन, श्वासासन जैसे कई आसन किए। आसन सत्र के बाद विद्यार्थी को दीर्घायु के लिए प्राणायाम भी सिखाया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने छात्रों से मन, शरीर और आत्मा पर इसके संपूर्ण और स्वास्थ्यप्रद प्रभावों के लिए योग को अपने दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। खेल सचिव मनीष। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा पसंदीदा खेल पर एक निबंध लिखे। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देंगे यहाँ और लिखे हैं कि खेल हमारे दिमाग और शरीर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल के साथ साथ पढ़ाई से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। हम देख सकते हैं कि स्कूलों में समय सारणी में एक सप्ताह के दौरान 2 या 3 गेम की अवधि होती है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाता है। गेम खेल से हम स्वस्थ और फिट रहते हैं। फिर है खेल मैं खेलता हूँ। जो खेल मैं खेलता हूँ, गेम आई प्ले। तो मैं आमतौर पर अपने घर पर कैरम, शतरंज और लूडो जैसे इंडोर खेल खेलता था। इन खेलों को अपनी बहनों के साथ खेलना घर पर मेरा पसंदीदा टाइम पास है। कभी कभी हम मैच जीतने के बाद कुछ उपहार या जीत की कीमत तय करते हैं। अब है माय फेवरेट गेम बैडमिंटन। मेरा पसंदीदा खेल बैडमिंटन है। सभी खेलों में मेरा पसंदीदा खेल बैडमिंटन है। सर्दियों के दिनों में मेरी माँ हमें सुबह जल्दी उठाकर घूमने और पढ़ने के लिए ले जाया करती। चूँकि मैं सुबह नहीं पढ़ सकता था, इसलिए मैंने सुबह बैडमिंटन खेलने का फैसला किया। यह मेरे लिए और स्वस्थ रखने के लिए एक बेहतरीन व्यायाम साबित हुआ। मुझे मूड स्विंगिंग की भी समस्या है और इस गेम ने मुझे रिलैक्स फील कराया। चूँकि मुझे बैडमिंटन खेलने का अच्छा अभ्यास हो गया था, इसलिए मेरा चयन मेरे स्कूल के बैडमिंटन टीम में हो गया। बैडमिंटन खेलने के बाद मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ। कई बार मैंने अपने स्कूल की तरफ से खेला और पुरस्कार भी प्राप्त किया है। मुझे इस खेल का क्रेज हो गया था और इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए समय से मैदान पहुँच जाता हूँ। उसके बाद कंक्लूजन है, मतलब निष्कर्ष इसका, खेल फिटनेस के लिए ज़रूरी है। जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो वे हमें फिट रखते हैं और हमारी मांसपेशियों को व्यायाम देते हैं। फिर है आपका सेक्शन सी 11 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने ऐसा क्यों सोचा कि फ्रॉड फ्रीडा के सपने जीवित रहने के लिए एक युक्ति थी। तो इसका आंसर है, उसने सोचा क्योंकि फ्रॉड फ्रीडा के पास सपने बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह योग नहीं थी। वह विश्व युद्ध का दौर था और उन दिनों लोग घोर अनिश्चितता के साथ जी रहे थे। उसने एक बार अपने छोटे भाई की मृत्यु के कारण की सच्ची भविष्यवाणी की थी। उस घटना ने खुद को आश्वस्त कर लिया था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर मार्गोलिन का अपने पेशे के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो डॉक्टर मार्गोलिन अपने पेशे के प्रति बहुत समर्पित थे। उन्होंने कभी भी अपनी शपथ नहीं तोड़ी और हमेशा अपने रोगियों के प्रति सम्मान रखते थे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, कुबला खां कविता एक अंश है या एक अस्थायी साहित्यिक कृति क्यों है। तो इसका आंसर है, कविता को एक सार्वभौमिक कविता माना जाता है। शांत निर्मल परिवेश कविता में दिखाई गई अंधेरी, उदास, हिंसक नदी के विपरीत है। कविता में ईसाई, हिंदू और इस्लामी लक्षणों का संयोजन है। कविता में यीशु के क्रॉस चिन्ह का एक उदाहरण दिया गया है। कुबला खां इस्लामिक पृष्ठभूमि से है। इसके अलावा कविता में दिखाए गए प्रेम कथाएं पंथवाद के हिंदू दृष्टिकोण के हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, टाइम एंड टाइम अगेन कविता में प्रकृति के कार्य को सटीक क्यों बताया गया है। तो इसका आंसर है, कविता में प्रकृति की क्रिया को सटीक बताया गया है क्योंकि समय के प्रत्येक निश्चित अंतराल के बाद प्रकृति हर स्थिति को सटीकता के साथ बेअसर करने की कोशिश करती है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता में शौक किस आंतरिक संघर्ष को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक जिस आंतरिक संघर्ष की ओर संकेत करता है वह उस कार्य करने में हमारी हिचकिचाहट है जिसे हम करना तो
चाहते हैं पर कर नहीं पाते। हमारे समाज में कई तरह के वर्ग हैं, कोई गरीब तो कोई अमीर। गरीब लोगों के को हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है। लेखक यहाँ प्रश्न पूछता है कि क्या हम पेशकश करते हैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमारा हाथ। फिर कहता है, लेखक कहता है कि यदि हम उनकी सहायता करना चाहें तो हमें हिचकिचाहट होती है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। हम रुतबे और स्तर से डरते हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह गिर जाए। नतीजतन हम पीड़ितों की मदद की पेशकश नहीं करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने दिल में एक आंतरिक संघर्ष महसूस करता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिल्म निर्माता में शामिल कुछ जोखिम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिल्म निर्माण में चित्रों के अनुक्रम के माध्यम से कहानी कहना शामिल है। यह नितांत महत्वपूर्ण है कि जनता फिल्म के विषय की पहचान करे। अगर थीम पूरी तरह से अलग है तो फिल्म जो संदेश देना चाहती है वह समझ में नहीं आएगा। एक और बात विचार चुन रही है। अगर फिल्म का विषय जनता की मौजूदा मांग से अलग है तो निर्माता के लिए दर्शकों को प्रभावित करना मुश्किल होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, पथिक को जल पिलाने का कार्य प्रकृति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर है, बौद्ध भिक्षुक आनंद नाटक में पथिक है और बुद्ध का प्रिय शिष्य है। एक यात्रा से लौटने पर उन्हें प्यास लगी और सबसे निचली अछूत जाति की लड़की प्रकृति से मिले। अपने पूरे जीवन में प्रकृति को बताया गया कि वह एक चंडाल, एक निम्न अछूत जाति होने के कारण घृणा का सामना करती थी और उच्च जाति के सदस्यों द्वारा तिरस्कृत थी और उसे अशुद्ध माना जाता था। उसने कभी खुद से प्यार नहीं किया। इसके विपरीत साधु ने उसे उसकी कीमत का एहसास कराया और उसके साथ सम्मान से पेश आया। अपने और प्रकृति के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं किया और उससे पानी मांगा। बौद्ध भिक्षु के शब्दों ने उसे प्रबुद्ध किया। एक राहगीर को पानी पिलाने के एक साधारण कार्य ने उसे सामाजिक मांगों के बंधनों से मुक्त कर दिया और इसलिए यह प्रकृति के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, मार्गिया ने अपने पुत्र को सर्वोत्तम शिक्षा देने के लिए किस प्रकार प्रयास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब डोमेस्टिक हार्मनी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। मार्गन के दिन पूरी तरह से बदल गए। वह अमीर हो गया। इस बीच बालू 6 साल का हो गया। मार्गन अपने बेटे की शिक्षा को लेकर बहुत उत्सुक थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा शिक्षा पूरी करने के बाद हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, इसलिए वह उसे टाउन के प्राथमिक विद्यालय ले गया और वहां उसे भर्ती कराया। मार्गन ने इसे एक भव्य कार्यक्रम बना दिया। वह युवा लड़के को एक सजी हुई मोटर कार में पाइप और ड्रम के साथ मार्केट रोड के माध्यम से ले गया। मार्गे कार के सामने चला गया। उसने कुछ नागरिकों को भी अपने साथ ऊपर जाने के लिए सड़क पर आमंत्रित किया था। अगले दिन वे अपने बेटे का स्कूली शिक्षा समारोह मनाते हैं। मार्गन ने रिपोर्ट सुनी कि बालू को लगभग हर दिन डिब्बाबंद किया जाता रहा है। कार्यकाल के अंत में बालू अपने प्रगति कार्ड के साथ शून्य चिन्हित होकर घर लौटता है। मार्गन स्कूल का प्रभार लेने का फैसला करता है और उसका सचिव बन जाता है। अब बालू का स्कूल में विशेष दर्जा है। स्कूल में मार्गन के लिए सचिव शिक्षक उसके सामने सलामी देते हैं जबकि वह उनके बगल से गुजरता है। लेकिन जब लड़का अच्छी तरह से नहीं पढ़ता है तो उसे छड़ी से मारना पड़ता है। हालांकि मार्गन को गुस्सा आता है। वह कभी भी उनके काम में दखल नहीं देता क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करे। वह चाहता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका या यूरोप जाए। वह उसे पढ़ने के लिए अलग कमरा के साथ एक ट्यूटर भी उपलब्ध कराता है। वह बालू की शिक्षक को सलाह भी देता है कि अगर वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ाता है तो उसे पीटना चाहिए। इसलिए वह लड़के को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन बालू किसी न किसी तरह मैट्रिक तक ही पहुंच सका। वह
SSLC परीक्षा पास करने में विफल रहता है। इस प्रकार अपने बेटे को धुएं में शिक्षित करने के लिए मॉर्गन के सभी प्रयास मॉर्गन को गुस्सा आता है। वह कभी भी उनके काम में दखल नहीं देता क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करे। वह चाहता है कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अमेरिका या यूरोप जाए। वह उसे पढ़ने के लिए अलग कमरा भी देता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। मॉर्गन और उसके परिवार के जीवन में डॉक्टर पॉल की भूमिका पर चर्चा करें। तो डॉक्टर पॉल मॉर्गन और उसके परिवार के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में वह मॉर्गन के भाग्य को बनाने और उससे शादी करने के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर पॉल मॉर्गन से तालाब के पास मिलते हैं जहां बाद वाला लाल कमल लेने गया है। वह मॉर्गन को तालाब के बीच एक लाल कमल तोड़ने में मदद करता है। वह लगभग 30 का आदमी है, मतलब 30 साल का आदमी है। दुबले पतले लंबे बाल और धसी हुई आंखें। उसका रूप बहुत ही युवा और भव्य है। वह मॉर्गन को सूचित करता है कि वह मद्रास से निकाले जाने वाले एक तमिल समाचार पत्र सिल्वर वे से जुड़ा हुआ है। मॉर्गन डॉक्टर पॉल के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध है और उनके साथ उनकी झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर पॉल मॉर्गन को बताते हैं कि वे एक समाजशास्त्री हैं। वह सेक्सोलॉजी पर बेड लाइफ नाम की किताब लिख रहे हैं। वह मॉर्गन को बताता है कि जीवन में सभी समस्याएं यौन मामलों के बारे में लोगों की अज्ञानता के कारण होती है। इस पुस्तक को लिखने से उनका उद्देश्य लोगों को घरेलू सद्भाव के लिए यौन मामलों के महत्व को समझाना है। मॉर्गन ज्ञान से अभिभूत है, लेकिन अब डॉक्टर पॉल ने अपनी किताब पूरी कर ली है। वह जानता है कि इस पुस्तक को प्रकाशित करके एक बार में लाखों रुपये कमा सकता है। वह खुशी खुशी मॉर्गन को केवल 25 रुपये में किताब देता है। मॉर्गन ने एक प्रिंटर मदन लाल के साथ 50-50 की साझेदारी की। किताब थोड़ी ही समय में बहुत अमीर आदमी बन जाता है। डॉक्टर पॉल अपने जीवन को एक सुखद अध्याय में बदलता है। मॉर्गन के जीवन में एक भ्रष्ट भूमिका निभाता है। वह बालू पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जब बालू आगंतुक को बसाता है, फिर भी बालू एसाइंड को एक बदनाम घर में ले जाना शुरू कर देता है जहां सस्ती थिएटर लड़कियां हैं। वे उन कन्याओं के संग में खाते पीते, जुआ खेलते और मौज मस्ती करते हैं। डॉक्टर पॉल ने बालू को अपने पिता से पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने के लिए उकसाया। मॉर्गन अपने बेटे के घर बालू, डॉक्टर पॉल और 3 लड़कियों को खोजने के लिए जाती है। मॉर्गन अपने ग्राहकों के बीच खो देती है और उनका पैसा उसके पास सुरक्षित नहीं है। ग्राहक अपना सारा पैसा वापस ले लेते हैं, जिसके मॉर्गन दिवालिया हो जाता है। इस प्रकार डॉक्टर पॉल मॉर्गन की बर्बादी लाता है। बी नंबर है, राजा के सर्कस से बाहर आने के बाद क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा, वह नगरवासियों को भयभीत करते हुए, वह मतलब राजा एक शेर था। वह नगरवासियों को भयभीत करते हुए पूरे नगर में घूमता है। फिर भी राजा ने मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए हिंसा का उपयोग करना छोड़ दिया है और वह केवल फिर से मुक्त होने की आशा करता है। फिर भी इंसानों के बारे में गहराई से उत्सुक वह कई कैफे और व्यवसायों का दौरा करता है। वह बच्चों के लिए एक समूह का अनुसरण करने के बाद एक स्कूल भी जाता है। वह प्रधानाध्यापक के कार्यालय में सो जाता है। जब वह उठता है तो प्रिंसिपल और अन्य कर्मचारी डर रहे होते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। 21 कहता है, ए टाइगर फॉर मालगुडी में R.K. नारायण के कॉमिक्स विजन का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, मालगुडी के लिए बाघ मुख्य रूप से एक बाघ के संस्करण की कहानी है जहां बाघ नायक है। यह एक सर्कस के मालिक द्वारा कब्जा करने की अपनी कहानी को याद करता है, जहां से वह सफलतापूर्वक भाग निकलता था, लेकिन फिर से एक साधु द्वारा पकड़ा गया, जिसके साथ वह अपना शेष जीवन एक पहाड़ी में बिताता है। यहाँ इस किताब में एक शेर पूरी कहानी बयां करता है। R.K. नारायण की संपूर्ण रचना में मनोरंजन दार्शनिक प्रवचन का प्रवाह है। मालगुडी राजा के पास जंगल में एक लापरवाह शिकारी जीवन के बाद बाघ को पकड़ लिया जाता है और इसे इंसानों के अजीब तरीकों का पता चल जाता है।
उसे एक सर्कस कलाकार के रूप में करियर बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। वह ऊब जाता है और भागने की कोशिश करता है। जब एक दिन उसे अपने मिशन में सफलता मिल जाती है, लेकिन फिर से वह एक साधु के वश में आ जाता है और राजा की वास्तविक शिक्षा उसी समय शुरू होती है। वह प्रकृति और आध्यात्मिक दुनिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला एक असंभावित शिष्य बन जाता है। यह पुस्तक खजाने का एक टुकड़ा है। इसमें बहुत ही मजाकिया वाक्य संरचनाएं हैं जो सूरज के नीचे किसी की भी हंसी निकालने में सक्षम है। यह समान रूप से भाषण के मुख्य अलंकार के रूप में बाघ का उपयोग करते हुए जीवन के कई चरणों को बहुत ही सक्षमता से व्यक्त करता है। यह ज्ञान एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसे नारायण का सबसे गहरा ग्रंथ कहा जा सकता है। तो बच्चों, ये थे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग उतार लिए होंगे, इसको बढ़िया से उतार लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों ने सारे मॉडल प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लिए होंगे। इस चैनल पर आपको सभी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र 8 सब्जेक्ट के सभी विषय के 8 सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।